ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और वो कहते हैं ना कि किसी के बलबूते पर, किसी की दम पर हम लोग कहाँ तक पहुँच पाएंगे और कब वो हमारे पीछे से हट जाए, ये भी तो भरोसा नहीं रहता है ना। और देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है एशिया में। ये चाइना, पाकिस्तान, ये रूस है, यूक्रेन है। यहाँ आप लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है। तो पिछला कुछ समय भारत के लिए काफी उथल पुथल भरा रहा है। देश को अप्रैल में पहलगांव के नृशंस आतंकी हमले का घाव झेलना पड़ा और जिसमें हमारे पर्यटकों को मारा गया था ना। और आप देखेंगे कि मासूम पर्यटकों पर हुए उस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रखा दिया और कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया भारत के दर्द को समझते हुए संवेदनाएं प्रकट कर रही थी। कई देश और प्रमुख नेताओं ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता दिखाई और इस हमले से उपजे आक्रोश से देश में ऐसी भावनाएं उभरने लगी कि इस आतंकी हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाना आवश्यक है। और मोदी सरकार ने, आप देखते हैं कि उड़ी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक को, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान पर हुए प्रहार से यह तय माना जा रहा था कि भारत कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई अवश्य करेगा। और यहाँ तक कि पाकिस्तान में ऐसी अटकलें तेज थीं कि इस बार भारत की कार्रवाई का स्वरूप एवं दायरा कैसा होगा। अंततः ऑपरेशन सिंदूर के रूप में भारत ने एक सफल सैन्य अभियान के माध्यम से पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया और आतंकी उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी, जो पिछली बार से अधिक बड़ी होगी। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी जो उसकी कल्पना से परे थी और आखिर किसने सोचा था कि होगा कि पाकिस्तान जिस पंजाब सूबे को अपनी शान समझता है, वहां तक भारत की मिसाइलें आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर देंगी या फिर उसकी नाक समझी जाने वाली सेना के मुख्यालय के बगल में सैन्य ठिकाने भारतीय हमले में तबाह हो जाएंगे। और ऐसी सामरिक बढ़त के बावजूद इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद बने माहौल में नैरेटिव की लड़ाई में भारत कुछ पिछड़ गया। याद रहे कि पहलगांव हमला उस दौरान हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो अमेरिकी सरकार के स्वर ऐसे थे कि भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव में दखल देने की उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और वो पाकिस्तान और भारत को एक ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे, एक ही तराजू से तौल रहे थे। और आप देखते हैं कि यूरोपीय नेता भी यही कहते सुनाई पड़े रहे थे कि भारत को अपनी रक्षा के लिए हर संभव विकल्पों का उपयोग करने का पूरा अधिकार है। फिर ऐसा कैसे हुआ कि अमेरिका एकाएक न केवल बीच बचाव में कूदता हुआ दिखा, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष विराम का श्रेय लेने के लिए सामने आ गए। भारत को इस स्थिति पर मंथन करना होगा कि सब कुछ उसके पक्ष में होने के बावजूद ऐसा होता हुआ क्यों नहीं दिखाई दिया। और इसका कारण तो पश्चिमी मीडिया का पारंपरिक रूप से भारत विरोधी रवैया रहा। पश्चिमी मीडिया में सक्रिय भारत विरोधी तत्वों, पाकिस्तानी पत्रकारों, टिप्पणीकारों ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार को हाथों हाथ आगे बढ़ाया। पाकिस्तान ने खुद को पीड़ित के रूप में दिखाया। उसने यह भी सामने रखा कि वह पहलगांव आतंकी हमले की जांच में सहयोग करने को तत्पर है, लेकिन भारत ही इसके लिए तैयार नहीं है। और यहां तक चीन जैसे देश ने पाकिस्तान के इस प्रपंच का समर्थन भी किया। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने परमाणु ब्लैकमेलिंग का दांव चलाने की कोशिश की, जिसमें वह सब कुछ सफल रहा है। उसने दर्शाया कि भारत की मंशा उसके संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाने की रही, जबकि वास्तविकता इसके उलट थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही भारत ने स्पष्ट किया था कि उसके निशाने पर केवल आतंकी ढांचा था, ना कि नागरिक और ना ही सैन्य प्रतिष्ठान। क्योंकि हम लोग लंबा इस युद्ध को खींचना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने देखिए उनके नागरिकों पर, उनकी सेना पर हमला नहीं किया था। पाकिस्तानी प्रतिक्रिया के जवाब में ही भारत ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए और यहां तक कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस खोले रखकर भी अपने नागरिकों की जान दांव पर लगा दी। और पर भारत ने उस स्थिति में भी संयम की परिचय दिया। इसके बावजूद चीन और तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, जबकि भारत के पक्ष में कोई ऐसा देश सामने नहीं आया। इसके सबक स्पष्ट हैं कि भारत की लड़ाई है जो उसे खुद ही लड़नी होगी। राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक सभी स्तरों पर भारत को अपना पक्ष मजबूत रखना होगा, जिसकी राह आत्मनिर्भरता से खुलेगी। आत्मनिर्भरता के साथ ही दृढ़ता भी आवश्यक होगी। हमें विचार करना होगा कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होने के बावजूद एक कंगाल तंगाल
एवं नाकाम देश जो तमाम मोर्चों पर संघर्ष है वह वैश्विक स्तर पर अपने पक्ष में नैरेटिव खड़ा करने में कैसे सफल हुआ है, भविष्य में ऐसी किसी संघर्ष की स्थिति में हम उसकी काट कैसे करेंगे। यह अच्छी बात है कि स्थिति को आप देखते हैं कि क्या भांपते हुए भारत सरकार ने दुनिया भर में प्रतिनिधि मंडल भेजकर पाकिस्तान को बेनकाब करने का फैसला किया। विभिन्न दलों के नेताओं के अतिरिक्त विशेषज्ञों को भी इसमें जगह दी गई और इसके जरिए विश्व समुदाय को यह संदेश भी गया कि राजनीतिक रूप से भारत पूरी तरह एकजुट है। विपक्षी दलों के कई नेताओं ने बड़े प्रभावी ढंग से भारत का पक्ष भी रखा। इसके माध्यम से प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने दो टूक कहा, आतंक को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी किसी करतूत की पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी होगी। और आप देखते हैं कि भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाला है। इसके जरिए भारत ने यह भी पक्ष सामने रखा कि उसकी लड़ाई आतंक से है और पाकिस्तान किसी भी प्रकार से उसकी प्राथमिकता में नहीं। दुनिया किसी भी तरह से उसे पाकिस्तान के साथ जोड़कर ना देखे। वह पाकिस्तान जैसे असफल देश के साथ अपनी ऊर्जा एवं समय को व्यर्थ नहीं करना चाहता है। भारत की प्राथमिकता व्यापक आर्थिक विकास के दम पर एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिम्मेदार महाशक्ति के रूप में स्थापित होना है। हालांकि अपनी शांति में खलल डालने एवं अपने नागरिकों पर हमले का कड़ा प्रतिकार करना भी उसका अधिकार है। प्रधानमंत्री मोदी के एक कथन में भारत का यह विचार पूरी तरह रेखांकित होता है, यह युद्ध का समय नहीं है तो यह आतंक का भी समय नहीं है। लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया, इनका नाम है हर्ष भी पंत। और देखिए हम लोग पड़ोसी जो हमारा पाकिस्तान है इससे हम क्या बराबरी करें, जहां आप देखिए भिखमंगा की तरह भीख मांग के काम चल रहा हो, लोगों को ये खाने के लिए अच्छे ना हो, व्यवस्था खराब हो। ये आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे हमारी, किससे? पाकिस्तान से। बड़ा खतरा बन रहे हैं माओवादी समर्थक। देखिए नक्सलियों की बात हो रही है, पहले आप लोग नक्सलवादी जिन्हें कहते थे ना, आजकल उन्हें माओवादी के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे कि आखिर नक्सल होता क्या है, तो आप देखिए नक्सलवाद एक भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन है जिसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी 1967 में। तो छत्तीसगढ़ में माओवादी सरगना वसव राजू के साथ उसके 26 साथियों के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी जवानों के हाथों मारे जाने के बाद यही संदेश उभरा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गए, माओवादी पर निर्णायक प्रहार हुआ है। इस संदेश को इसी रूप में ग्रहण किया गया और इसके चलते यह उम्मीद बंदी कि गृह मंत्री अमित शाह के दावे के अनुसार माओवाद को अगले वर्ष मार्च तक समाप्त किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों को प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के सबसे हिंसक और निर्दयी सरगना बसव राजू का मारा जाना रास नहीं आया। भाकपा ने उसके मारे जाने की कड़ी निंदा की। माकपा भी ने कहा कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह माओवादियों के वार्तानुरोध को स्वीकार कर उनके खिलाफ अभियान रोके। भाकपा माकपा के नेताओं ने और उनके वामपंथी विचार वाले इतने भोले नहीं हो सकते हैं कि वह यह सत्य न जानते हो कि अतीत में माओवादियों ने किस तरह वार्ता की पेशकश कर या फिर अपनी गतिविधियों को कुछ समय के लिए थामकर अपने को संगठित किया है। भाकपा माकपा के अलावा भाकपा माले ने भी बसव राजू के मारे जाने की न्यायिक जांच की मांग की है। इससे पहले नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से माओवादियों के साथ बातचीत का आग्रह किया था। और आप देखिए कहना कठिन है कि वामपंथी विचार वाले और कितने संगठनों एवं लोगों ने माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान को बंद करने की जरूरत पर जोर दिया है। लेकिन वामपंथी एजेंडा चलाने वाले कुछ मीडिया माध्यमों को रेखांकित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के सफाया अभियान के बीच एक पत्रिका के आवरण पृष्ठ पर छापा स्टेट वर्सेस सिटीजन आवरण कथा का शीर्षक था ब्लड ऑन आवर हैंड्स। इसमें माओवादियों के खिलाफ अभियान की निरर्थकता और इस अभियान के नाम पर आदिवासियों के कथित उत्पीड़न को बयान किया गया था। यह पत्रिका जिस समूह की है उसके निदेशक अपने वामपंथी विचारों के लिए जाने जाते हैं और नेवल राज सिंघम को अपना मित्र भी बता चुके हैं। सिंघम को जानने के लिए तनिक विषयांतर करना होगा। सिंघम श्रीलंकाई मूल का अमेरिकी नागरिक था। वह एक अमेरिकी टेक कंपनी का संस्थापक था, लेकिन चीन में रहता और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पैसे से दुनिया भर में वामपंथी और विशेष रूप से अतिवादी वामपंथी संगठनों ऐसे ही समाचार माध्यमों को वित्तीय सहायता देता। वह इजरायल का विरोध करने, नाटो को भंग करने, चीन को अपना मित्र बताने वाले कई संगठनों की फंडिंग करता है। उसकी एनजीओ जैसी कई संस्थाएं थी। इसकी प्रमुख कोड पिंक, वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग, जस्टिस एंड एजुकेशन फंड। कुछ वर्ष पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर छापी थी कि सिंघम ने अपनी इसी ही संस्था के जरिए भारत में भी चीनी एजेंडा चलाने वाले न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक को करोड़ों रुपए दिए। और इसके बाद इस न्यूज पोर्टल के संस्थापक
फुरकायस्त को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप लगा कि वह सिंघम के जरिए चीनी एजेंडा चलाने के साथ देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इस कारण जमानत मिल गई कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया था, लेकिन उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। पता नहीं जांच का नतीजा क्या होगा, लेकिन इसी मामले में विदेश मंत्रालय के जरिए सिंघम को समन भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। पिछले दिनों अमेरिका में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या के बाद नेविल राय सिंघम का नाम उछला, क्योंकि इजरायलियों का हत्यारा इलियास रोड्रिगेज उस कट्टर वामपंथी समूह पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन का सदस्य था जिसे अमेरिका में चीनी एजेंडा चलाने और इजरायल विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने की मदद करने के लिए जाना जाता है। इजरायलियों की हत्या में अपना नाम आने के बाद पीएसएल ने सफाई दी कि एक समय रोड्रिगेज उसके साथ जरूर था, लेकिन कुछ साल पहले अलग हो गया था। लोग इस पर यकीन करने को तैयार नहीं है और वे पीएसएल और सिंघम की संस्थाओं की जांच की मांग कर रहे हैं। इसलिए और भी क्योंकि पीएसएल के सदस्य इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान यह भी कहते रहे कि उनके पास सशक्त क्रांति का भी एक विकल्प है। और भारत, आप देखते हैं भारत में हथियार उठाए माओवादी इसी विकल्प को अपनाए हुए हैं। इजरायली दूतावास के कर्मियों की हत्या के बाद रिपब्लिकन सेनेटर जॉन कार्नेन ने एफबीआई निदेशक काश पटेल से मांग की कि पीएसएल और ऐसे ही अन्य सभी कट्टर वामपंथी संगठनों की फंडिंग कर रहे लोगों की जांच की जाए। मौजूदा रक्षा मंत्री मार्को रूबियो ने बाइडेन सरकार के समय मांग की थी कि मार्क्सवादी सिंघम की जांच की जाए, क्योंकि वह हमास समर्थक गुटों की फंडिंग कर रहा है। अब यह किसी से छिपा नहीं कि दुनिया के अनेक देशों में हमास जैसे आतंकी गुटों के समर्थक और लेफ्ट लिबरल कहे जाने वाले वामपंथी तत्व एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलकर काम करते हैं, और कोई वामपंथी जब अतिवादी हो जाए तो उसके माओवादी बनने और जिहादी तत्वों की सहयोगी बनने का अंदेशा बढ़ जाता है। इसका ताजा उदाहरण इलियास रोड्रिगेज है। अब देखिए, लेखक दैनिक जागरण में एडिटर है, इनका नाम है राजीव सचान। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? औदार्य का महत्व। औदार अथवा उदारता एक ऐसी मानवीय गुण है जो व्यक्तित्व को अद्भुत निखार प्रदान करता है। यह व्यापक भाव को समाविष्ट करने वाला गुण है। उदार व्यक्ति सदैव दूसरों की सहायता एवं भलाई के लिए तत्पर हो रहा करता है। उदारमय व्यक्तित्व सदैव एक व्यापक दृष्टिकोण एवं दूरदर्शिता विचारधारा का स्वामी होता है। यदि हम अपने इतिहास पर दृष्टिगत करें तो यह पाएंगे कि आज तक जितने भी महापुरुष इस धरा पर जन्मे हैं, सभी के व्यक्तित्व में उदारता का गुण समाहित था। मानवता एवं उदारता का नितांत गहरा संबंध है और उदारता का गुण मानव की प्रथम पहचान है। इसके अभाव में मनुष्य रूप में जन्म लेना कहीं ना कहीं निरर्थक ही प्रतीत होता है। उदारता का गुण हृदय की विशालता, मन मस्तिष्क की निष्कपटता का घोतक है। निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सभी प्राणियों के प्रति दया एवं परोपकार का भाव रखना तथा सदैव मानवता के हित के विषय में सोचना ही एक उदार व्यक्ति के लक्षण है। उदार का गुण उस दीपक के तुल्य है जो स्वयं तो जलता है किंतु दूसरों को प्रकाश रूपी अमूल्य रतन प्रदान करता है। यदि आप उदार हैं तो निस्संदेह आपके भीतर सद्गुण का एक विशाल समूह विद्यमान होगा जो आपको मानव से महामानव बनने के लिए प्रेरित करेगा। सहृदयता, विनम्रता, क्षमा, त्याग और संवेदनशीलता, दया, करुणा, सहयोग की भावना आदि अनेक अमूल्य गुण रत्न एक उदार मनुष्य के व्यक्तित्व में परिलक्षित होते हैं। संप्रीति, इस गुण की महत्ता कहीं अधिक बढ़ गई है, क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं आत्म केंद्रित एवं स्वार्थपरक दृष्टिकोण अपनाने पर तुले हुए हैं। हालांकि अंतरात्मा की संतुष्टि एवं तृप्ति के लिए हमें उदारपरक दृष्टिकोण एवं दूरदर्शितामय सोच के साथ ही अपना कर्म करना होगा। ऐसा करके निश्चित ही हम अपने जीवन को सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने में सफल हो सकते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा, समझा करिएगा। अब एक और बड़ा फैसला, 5वीं पीढ़ी के उन्नत लड़ाकू विमान का देश में ही निर्माण करने और उसके निजी क्षेत्र का सहयोग लेने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की घोषणा एक ऐसा फैसला है जो और पहले ले लिया जाना चाहिए था। यह फैसला सरकारी और निजी कंपनियों की संयुक्त भागीदारी से 5वीं पीढ़ी के आधुनिक लड़ाकू विमानों के निर्माण तय समय में करें और इसके लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए। इसलिए और किए जाने चाहिए क्योंकि उन्हें दूसरे देशों में से खरीदने में विदेशी पूंजी का व्यय होने के साथ कई तरह के दबाव का भी सामना करना पड़ता है। कई बार विमान मिलने में देरी होती है। यही स्थिति अन्य रक्षा सामग्री के मामले में भी देखने को मिलती है।
कई देश उन्नत रक्षा उपकरण तो दे देते हैं लेकिन उनकी तकनीक नहीं देते या फिर उनके कलपुर्जे देने में देरी करते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पर्याप्त संख्या में तेजस लड़ाकू विमान बनाने में इसलिए विलंब हो रहा है क्योंकि अमेरिका उनके लिए इंजन देने में आनाकानी कर रहा है और इन विमानों के निर्माण में देरी को लेकर वायुसेना अध्यक्ष निराशा भी जता चुके हैं। इसमें माना जाता है कि अमेरिकी तेजस लड़ाकू विमान के लिए इंजन देने में इसलिए देरी कर रहा है ताकि वह भारत को अपने लड़ाकू विमान बेच सके। और आप देखिए, आज जब युद्ध के तौर तरीके बदल गए तब भारत को हर तरह की रक्षा सामग्री स्वदेश में ही बनाने में इसलिए सक्षम होना चाहिए क्योंकि ऐसा करके ही वह सच्चे अर्थों में महाशक्ति बन सकता है। पैरों में विदेशी कंपनियों का सहयोग लेने में हर्ज नहीं है क्योंकि ऐसा करके ही तेजी के साथ उन्नत रक्षा सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। भारत आधुनिक रक्षा उपकरण एवं तकनीक का निर्माण करने में सक्षम है। इसे ऑपरेशन सिंदूर से साबित भी कर दिया है। हमारे रक्षा उपकरणों और तकनीक ने जिस तरह तुर्की के ड्रोन की हवा निकालने के साथ चीनी एयर डिफेंस की पोल खोल दी, उसे विश्व भर के रक्षा विशेषज्ञों भी मान रहे हैं। रूस के सहयोग में बनी ब्रह्मोस मिसाइल और स्वदेशी तकनीक पर आधारित आकाश ने सिद्ध किया कि हमारे रक्षा विज्ञानी किसी से कम नहीं है। उन्हें भरपूर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जबकि रक्षा सामग्री के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई गई है, तब से भारत का रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ा है। रक्षा मंत्रालय के ताजा फैसले के बाद सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के शेयर जिस तरह उछले हैं उससे यही पता चलता है कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रतीक्षारत है। यह भी ध्यान रहे कि रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियां समय के साथ उन्नत कोटि और गैर रक्षा उपकरण बनाने में भी आप देखते हैं कि क्या समर्थ हो जाती हैं। और आप देखते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने तो अच्छी बात है, हम दूसरों पर कम ही डिपेंड रहें। तैयारियों को दें गति। इस वर्ष मानसून अनुमानित समय से पूर्व आ रहा है और इसके केरल में 8 दिन पूर्व ही दस्तक दी है। महाराष्ट्र में भी यही हाल रहा। जाहिर है कि बिहार में यह अनुमानित समय के पूर्व आ सकता है। इस बीच मानसून को देखते हुए हर वर्ष की जाने वाली तैयारियों को गति देने की जरूरत है। बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में तटबंधों की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे उपायों पर विशेष देना होगा। हर वर्ष कहीं ना कहीं बांधों की कमजोरी उजागर होती है। पिछले वर्ष सीतामढ़ी से भर के क्षेत्र ज्यादातर प्रभावित हुए थे। हालात बने कि लंबे समय तक प्रभावित परिवार तटबंधों पर शरण लेने को मजबूर रहे। हालांकि इस बार ऐसी नौबत ना आए, इसे लेकर इंतजाम किए गए हैं। मुकम्मल तैयारियों से नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने जल संबंधित बीमारियों, सर्पदंश जैसी घटनाओं से निपटने के पूरे इंतजाम करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। और आप देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जिन मोहल्लों में नालियों की उड़ाही नहीं हो सकी वहाँ तुरंत कार्य करने की जरूरत है। कोशिश हो कि बारिश के पूर्व सभी मैनहोल ढक्कन युक्त हो जाएं। हर वर्ष खुले मैनहोल की कुछ ना कुछ शिकायतें मिलती रही हैं। समस्या तब और अधिक बढ़ जाती है जब अतीत के खराब अनुभवों से कोई सीख नहीं ली जाती। बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराया जाना यही दर्शाता है कि लोग खराब परिस्थितियों में जीने के लिए अभिशप्त हैं। हालांकि यह बात किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। शासन प्रशासन हर साल बेहतर हालात को लेकर आश्वस्त करता है। ऐसी आश्वस्ति धरातल पर मूर्त रूप लेती भी दिखे। अनुमान है कि इस वर्ष तुलनात्मक रूप से अच्छी बारिश होगी। कोशिश होगी हम पूरी तैयारियों के साथ मानसून का स्वागत करें। वन्यजीव विनाश एक वैश्विक चेतावनी है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो पेड़ पौधों की अवैध कटाई, अवैध मछली पकड़ने और वन्यजीव व्यापार से जुड़े अपराधों के कारण होने वाले दीर्घकालिक नुकसान का अनुमान प्रतिवर्ष 1 से 2 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर लगाया गया है। यह क्षति न केवल आर्थिक रूप से चिंताजनक है बल्कि उन समुदायों के लिए भी विनाशकारी है जो अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर वन्यजीवों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। और आप देखिए, वन्यजीवों पर मंडराता खतरा उन लोगों को आजीविका से वंचित कर सकता है जो वन्यजीवों और जंगलों से जुड़े रोजगारों में लगे हुए। जंगलों से प्राप्त खाद्य सामग्री, औषधियों तथा और अन्य उत्पादों पर निर्भर रहने वाले लोग वन्यजीवों की संख्या में कमी के कारण अपनी आजीविका खो सकते हैं। वन्यजीवों की कमी से स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ सकते हैं। जब प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र कमजोर होती है तो वह बीमारियों को नियंत्रित करने में अक्षम हो जाती है, जिससे नई बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इस प्रकार वन्यजीवों की सुरक्षा न केवल पर्यावरण स्थिरता के लिए आवश्यक बल्कि सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। गीदड़ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो गंदगी साफ करते रहते थे, उनके कारण लाखों लोगों की मौत होती है हर साल। आप देखेंगे
उनकी संख्या कम हो रही है ना के बराबर आपको देखने को मिलते हैं। वन्य जीवन की बढ़ती तस्करी और अवैध व्यापार न केवल पर्यावरण और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है, बल्कि शासन और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यह सरकार की कमजोर भूमिका को दिखाता है, साथ ही इससे सरकारी राजस्व की हानि होती है और संबंधित देश और सरकार की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल होती है। वन उन्मूलन, दावानल, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के अतिशोषण ने जैव विविधता का तेजी से क्षरण किया है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल वन्यजीवों और पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर, बल्कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि की तीव्रता और आवृत्ति में भी इजाफा हुआ। ये आपदाएं न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि मानवीय जीवन, कृषि और अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक असर डाल रही हैं। वन्यजीवों के प्रति बढ़ते शिकार और अवैध तस्करी की घटनाओं ने संकट को और बढ़ा दिया। उनके जैविक भूमिका का यह क्षय परिस्थिति की तंत्र पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। बहरहाल आप देखिए, भूमि उपयोग में आए परिवर्तन, भूमि क्षरण, वनों की कटाई, प्रदूषण, महासागरीय अम्लीकरण, जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार एवं तस्करी के कारण वन्यजीवों के अस्तित्व पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कठोर कानून, सशक्त क्रियान्वयन, जागरूकता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ही हम इस संकट को टाल सकते हैं। वन्यजीवों की रक्षा तथा हमारी अपनी रक्षा है। अच्छा लिखा, यही तो आपको लिखना है। देखिए, समझ रहे हैं आप लोग, जिस टॉपिक पर कुछ पूछा जाए इस तरह के टॉपिक पर, तो आप लोग लिख सकते हैं। ये टिप्पणियां हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाती, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये संवैधानिक संतुलन बनाने की चुनौती, आजकल इसकी भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए 14 प्रश्नों ने न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के बीच संबंधों और संभावित मतभेदों को लेकर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक चर्चा को जन्म दिया है। ये प्रश्न मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से संबंधित हैं जिसमें अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति राज्यपालों को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए कुछ प्रमुख प्रश्नों में शामिल, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या फिर राज्यपालों पर विधेयकों के संबंध में समय सीमा थोप सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास विधेयकों पर निर्णय लेने के क्या संवैधानिक विकल्प हैं? और आप देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 142 तक डीम्ड असेंट, मान्य स्वीकृति का आदेश संवैधानिक है? क्या मंत्रिपरिषद की सलाह राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है? और ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के हाल के उस फैसले पर केंद्रित हैं जिसमें उसने कहा था कि राज्यपालों के पास विधेयकों पर वीटो पावर नहीं है और राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना है। और राष्ट्रपति के प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए आदेश की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हैं। कोर्ट ने कार्यपालिका, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय की जिसे कार्यपालिका संवैधानिक शक्तियों में हस्तक्षेप मान सकती है। राष्ट्रपति का यह कदम कार्यपालिका की स्वायत्तता और कोर्ट के निर्देशों के बीच तनाव को दर्शाता है। यह स्थिति आप देखते हैं कि कार्यपालिका और आप देखते हैं कि न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन पर बहस को बढ़ावा देती है। यदि सुप्रीम कोर्ट इन प्रश्नों का जवाब देता है और अपने पिछले फैसले को संशोधित करता है तो यह कार्यपालिका की स्थिति को मजबूत कर सकता है। वहीं यदि कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहता है तो यह न्यायिक सक्रियता के नए दौर को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट का विधेयकों पर समय सीमा तय करने का फैसला विधायिका की संप्रभुता पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि विधेयकों को पारित कराना विधायिका का विशेष अधिकार है। राष्ट्रपति के प्रश्न यह संकेत देते हैं कि कोर्ट का हस्तक्षेप विधायिका और कार्यपालिका के बीच संवैधानिक प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट का अदालत का फैसला था, बहुत सारे लोग उसके पक्ष में हैं। वो कह रहे हैं कि भैया 4 साल तक आप किसी विधेयक को लटका के रखेंगे तो कानून कब बनेगा? और आप देखते हैं कि जब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार होती है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार होती है, तो वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच खूब तनातनी चलती रहती है और आप देखें लंबे समय तक विधेयक को लटका के रखा जाता है। यह स्थिति विधायिका को यह सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है कि क्या न्यायपालिका उनकी कानूनी निर्माण प्रक्रिया में अत्यधिक हस्तक्षेप कर रही है और इससे भविष्य में संवैधानिक संशोधनों या फिर न्यायिक सुधारों की मांग उठ सकती है। राष्ट्रपति और राज्यपालों की विधेयकों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी या फिर अस्वीकृति को लेकर विधायिका, विशेष रूप से विपक्षी दलों द्वारा नियंत्रित राज्य विधानसभा और कार्यपालिका के बीच पहले से ही तनाव मौजूद है। और आप देखिए, राष्ट्रपति के प्रश्न इस तनाव को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वे कार्यपालिका की स्वायत्तता को मजबूत करने की दिशा में है। यह स्थिति केंद्र और राज्यों के बीच संघीय ढांचे में तनाव को बढ़ा सकती है, खासकर उन राज्यों में जहां केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग दलों द्वारा शासित है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगना एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो तीनों अंगों के बीच सहयोग संतुलन को दर्शाता है। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि मतभेद खुले संवाद और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हल किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की राय हालांकि परामर्शदात्री होगी, तीनों अंगों के लिए दिशा निर्देश प्रदान कर सकती है जिससे भविष्य में इस तरह के विवादों को कम किया जा सके।
और ये प्रश्न केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति वितरण से संबंधित हैं। विशेष रूप से अनुच्छेद 200 और 201 के तहत विधेयकों की स्वीकृति की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की राय संघीय ढांचे को और स्पष्ट कर सकती है, जिससे कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों में सुधार हो सकता है। राष्ट्रपति के प्रश्न न्यायपालिका की सक्रियता और उसकी संवैधानिक सीमाओं के बीच बहस को फिर से जीवित करती है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या उसका पिछला फैसला संवैधानिक सीमाओं के भीतर था या उसने कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया था। यह प्रक्रिया तीनों अंगों के बीच आपसी जवाबदेही को मजबूत कर सकती है। और राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत पूछे गए 14 प्रश्न न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के बीच शक्ति संतुलन और उनके परस्पर संबंधों पर गहन विचार मंथन की मांग करते हैं। ये प्रश्न कार्यपालिका की स्वायत्तता और न्यायपालिका की सक्रियता के बीच तनाव को उजागर करते हैं। और साथ ही आप देखते हैं कि विधायिका की संप्रभुता और संघीय ढांचे के सवालों को भी उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की राय इस मामले में महत्वपूर्ण होगी, जो न केवल इन मतभेदों को हल करने में मदद करेगी, बल्कि भविष्य के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं को और स्पष्ट करेगी। यह प्रक्रिया भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में तीनों अंगों के बीच सहयोग और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। अदालत का परामर्श यह तय करेगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी स्वीकृत शक्तियों और निर्णयों की समयबद्धता के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाए। यह संसद को प्रक्रियाओं और समय सीमा को संहिताबद्ध करने के लिए विधायी सुधारों पर विचार करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। इस संवैधानिक मामले को सर्वोच्च न्यायालय से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि वही संविधान की व्याख्या करता है और उसका संरक्षक भी है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे हैं आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। या आप देखिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ आवश्यक सवाल। तो बीते दिनों तमिलनाडु कि राज्यपाल एन रवि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया जो संविधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस निर्णय से संविधान के अनुच्छेद 142 की व्याख्या को नए सिरे से समझने की आवश्यकता को उजागर किया। इस संदर्भ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 143 एक के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 प्रश्नों पर कोर्ट की राय मांगी है, जिसमें अनुच्छेद 142 समेत कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। राष्ट्रपति ने पूछा है कि क्या राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेशों को अनुच्छेद 142 के तहत प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एक अन्य प्रश्न में यह पूछा गया कि क्या अनुच्छेद 142 की शक्ति प्रक्रियात्मक कानून के मामले तक सीमित है या फिर निर्देश जारी करने, आदेश पारित करने तक विस्तारित है। और क्योंकि पहली बार हुआ है कि बिना राष्ट्रपति और राज्यपाल की सहमति के कानून बन गए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से। इन प्रश्नों के आलोक में राष्ट्रपति की चिंतनशीलता स्पष्ट है। वह संविधान के संदर्भ में शक्तियों और परिस्थितियों को स्पष्टता से समझना चाहती हैं, ताकि आप देखते हैं कि यह तय किया जा सके कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपालों को सहमति के लिए भेजे गए राज्यों के विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा का पालन करना आवश्यक है, जबकि संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में न केवल राज्यपाल की निष्क्रियता पर सवाल उठाए, बल्कि राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए 3 महीने की समय सीमा भी निर्धारित की। यह समय सीमा विधेयक के पहली बार पारित होने पर लागू होती है और विधानसभा द्वारा दोबारा पारित होने पर इसे घटाकर 1 महीने कर दिया गया है। राष्ट्रपति के संदर्भ में भी 3 महीने की समय सीमा तय की गई है। और आप देखिए राष्ट्रपति के प्रश्नों की सूची से स्पष्ट है कि तमिलनाडु मामले में सर्वोच्च अदालत का फैसला एक नए चिंतन की ओर ले जा रहा है। 1950 से लागू संविधान के बाद शायद ही किसी राष्ट्रपति ने सर्वोच्च अदालत से इतने प्रश्न पूछे हो। अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च अदालत के हालिया फैसले की स्थिति को इस बात से समझा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की आलोचना सुपर संसद के रूप में कार्य करने के रूप में की थी। सर्वोच्च अदालत को मिली असाधारण शक्ति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इसे लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल कहा है। और आप देखते हैं कि वर्तमान में सर्वोच्च अदालत का फैसला और राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्न दोनों संवैधानिक कसौटी से परे हैं नहीं है। क्या परे नहीं है? अनुच्छेद 143(1) के तहत समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी गई है और 1950 से अब तक ऐसा 14 बार हो चुका है। हाल ही में IIM अहमदाबाद द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि न्यायालय ने 1950 से 2023 के बीच 1579 मामलों में अनुच्छेद 142 का उल्लेख किया है और जिनमें से अधिकांश सिविल मामले थे। और अध्ययन में भी पाया गया कि न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का स्पष्ट रूप से केवल 791 मामलों में ही उपयोग किया है। अनुच्छेद 143 यह उपबंधित करता है कि यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधेयक या फिर तथ्यों का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है तो वह उस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय के विचारार्थ भेज सकता है। न्यायालय उस पर अपनी राय दे सकता है और लेकिन राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में न्यायपालिका द्वारा आप देखते हैं कि परामर्श देने का कोई उपबंध नहीं है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए मुद्दे राज्य के विधेयकों के लिए स्वीकृति की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले स्पष्ट संवैधानिक विधायी ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
आप लोग ये जो हुआ है इससे आप लोग क्या समझते हैं? इस पर कुछ आप लोग लिखिए। मैं कहता हूं 100 से 150 शब्द, 200 शब्दों में अपनी बात लिखने की कोशिश करिए। आपको क्या लगता है? ये देश से गद्दारी करने वालों की पहचान हो, आप लोग देख ही रहे हैं। जिस तरह से खा भारत का रहे और गा पाकिस्तान का रहे, उन्हीं की बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। हिंदुत्व राष्ट्रवाद के प्रणेता, ये जन्म जयंती है ना वीर सावरकर की, इनके बारे में बातें हो रही हैं। चलिए ये भी देख लीजिए। इनको लेकर खूब विवाद भी होता रहता है, इनकी माफी को मांगने को लेकर। आधुनिक भारत के निर्माताओं में विनायक दामोदर सावरकर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और आप देखेंगे भारतीयता के मूल स्वर हिंदुत्व के विचार को देश में स्थापित करने का श्रेय वीर सावरकर को जाता है। यद्यपि इससे पूर्व हिंदू जागरण का कार्य लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया था, किंतु पारंपरिक रूढ़ियों में बंधे होने के कारण तिलक का अभियान समाज के सभी वर्गों को स्पर्श नहीं कर सका था। उनका प्रमुख स्वरूप धार्मिक और राजनीतिक जनजागरण का ही रहा था। वीर सावरकर ने हिंदुत्व शब्द को उपासना परक अर्थ से बाहर निकालकर इसे राष्ट्रीयता परक अर्थ दिया। हिंदुत्व को राष्ट्रीयता का आधार बनाया, इसलिए उन्हें हिंदू राष्ट्र का मंत्र दृष्टा कहा जाता है। उन्हें हिंदू शब्द की परिभाषा को इस प्रकार निर्धारित किया कि सिंधु नदी से लेकर हिंद महासागर तक फैली हुई इस भूमि को जो व्यक्ति अपनी पितृ भूमि और पुण्य भूमि मानता है वह हिंदू है। आगे चलकर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को योगानुरूप परिष्कृत करते हुए हिंदुओं को संगठित करने का कार्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर संगठित हिंदू शक्ति के माध्यम से भारत राष्ट्र के अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त किया। यह स्वतंत्रता आंदोलन के तिलक काल का अवसान और गांधी काल का आरंभ था, और जिसने मुस्लिम तुष्टीकरण एक प्रमुख प्रवृत्ति बन गई। मुस्लिम समुदाय की संतुष्टि के लिए तत्कालीन सत्ता प्रतिष्ठानों द्वारा हिंदू शब्द से ही परहेज किया जाने लगा। भारत की मौलिक पहचान ऐतिहासिक गौरव बिंदुओं को यह कहकर तिरस्कृत किया गया कि यह हिंदू सांप्रदायिकता की चिन्ह है, और ऐसे प्रतिकूल माहौल में सावरकर और हेडगेवार ने हिंदुत्व की उद्घोषणा किया, और जिसने दैन्यग्रस्त हिंदू समाज को वैचारिक ऊर्जा प्रदान की। जब पश्चिमी विद्वान यह दुष्प्रचार कर रहे थे कि भारत की कोई एक प्राचीन राष्ट्रीयता नहीं है, तब सावरकर ने ही सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीयता को दृढ़तापूर्वक हिंदू राष्ट्रीयता के नाम से संबोधित किया। राष्ट्रीय राजनीति में तिलक के अवसान के बाद राजनीति की दिशा बदल गई। कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन को हाथ में लेना एक असामान्य घटना थी, और जिसने मुस्लिमों की उग्रता और आक्रामकता को प्रोत्साहित किया। सावरकर हिंदुओं पर बढ़ते संकट का समाधान देशभक्त हिंदुओं के संगठन और हिंदुत्व के पुनर्जागरण में देखते थे। और आप देखिए उस समय सावरकर काला पानी के कठोर कारावास में यातनाएं झेल रहे थे। उन्होंने अपनी जवानी के 10 वर्ष सेलुलर जेल में बिताए, और किंतु हिंदुओं को संगठित करने की आग उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उन्होंने अपनी चतुराई से भांति भांति के पत्र लिखकर कारावास से बाहर निकलने का मार्ग खोजा। अपना संपूर्ण जीवन हिंदुत्व और भारत राष्ट्र के लिए समर्पित किया। इसी को लेकर जो पत्र लिखे ना, इसी को लेकर उनकी आलोचना होती है। सावरकर की छवि को धूमिल करने के लिए जिन लोगों ने उनके कारागार से बाहर निकलने की रणनीति को निशाना बनाया, उनका असली मकसद यह था कि वे सावरकर के विचारों में छुपी हुई उन चिंगारियों को फैलने से रोकना चाहते थे जो कथित सेक्युलरों और वामपंथियों की छल कपट की इमारत में आग लगा सकती थी। चाहे 1857 की क्रांति पर उनकी नई दृष्टि हो, मोपला हत्याकांड पर उनका तथ्यात्मक लेखन हो, या फिर हिंदुत्व की मौलिक अवधारणा हो, ये सभी उनके पेखर विचारों से कन्नी काटते हैं। सावरकर की राष्ट्रभक्ति भावना निर्द्वंद थी। जबकि झंडा समिति द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज निर्धारित किया गया, तब सावरकर ने 15 अगस्त 1947 को अपने निवास सावरकर सदन पर तिरंगा झंडा श्रद्धापूर्वक फहराया। सावरकर दूरदृष्टा मनीषी थे। उन्होंने वनवासी समुदाय के लोगों को आज की विकराल समस्या पर 70 वर्ष पूर्व सचेत कर दिया था। 12 दिसंबर 1953 को पुणे में मतांतर माने राष्ट्रांतरण का व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा था कि हमें चाहिए हम उन्हें वनवासी हिंदू कहें। और विनायक सावरकर असाधारण प्रतिभा के उज्ज्वल पुंज थे। कवि, उपन्यासकार, इतिहासकार, पत्रकार, भाषाविद, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, ऐसे कितने ही उनके जीवन के आयाम। उन्होंने 1857 की क्रांति पर पहला शोधपूर्ण ग्रंथ 1857 का स्वतंत्र समय लिखा। इस आंदोलन के इतिहास से विमर्श की धारा को मोड़ दिया। सावरकर के अवदानों की सूची लंबी है। भारत के उत्थान के लिए हिंदू राष्ट्र के स्वप्न की जो ज्योति उन्होंने जगाई, वह आज संपूर्ण विश्व में जगमगा रही है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।